हेलो डियर, जय हिंद। वेलकम टू माय फैमिली। दोस्त, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार दरोगा पुलिस और निरीक्षक परीक्षा जो 23/4/2008 को पेपर हुआ था, उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर के बारे में। दोस्त, आपको बता दें कि इससे पहले मैंने बिहार दरोगा इस पेपर से रिलेटेड 2 वीडियो में 25-25 क्वेश्चन को मैंने कवर करा दिया है। 25-25 क्वेश्चनों को मैंने कवर करा दिया है। तो यदि उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को देखेंगे तो ये वीडियो ज़्यादा हेल्पफुल लगेगा। दोस्त, मैं 25-25 क्वेश्चन आधे आधे घंटा का ही कवर कराया है ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए, और एक क्वेश्चन से संबंधित कई सारे फैक्ट भी मैंने बताया है। आशा है कि वो वीडियो आपको जरूर हेल्पफुल लगेगा। यदि आप नहीं देखे हैं तो पहले उन वीडियो को देखते तो ज़्यादा बेहतर होता। दोस्त, इस वीडियो में मैं 51 से क्वेश्चन को आगे बढ़ाऊंगा। आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कहाँ तक हम आज पहुँचते हैं। ठीक है दोस्त, आपका बस एक सपोर्ट की ज़रूरत है। अपना एक सपोर्ट हमें दें। सो चलिए दोस्त, मैं क्वेश्चन नंबर 51 पे आ गया हूँ। आपका 51 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है, इसे ध्यान दीजिएगा। वर्ष 1857 में मेरठ प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी? यानी कि मेरठ में जो आग लगी थी सिपाही विद्रोह की, जिसे भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, यह आग किस तारीख को भड़की थी जो मेरठ में भड़की थी? तो दोस्त, वो दिन है 10 मई 1857 ईस्वी को। ठीक है, ये 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में आग भड़की थी। ठीक है, मंगल पांडे के द्वारा। उस समय कौन थे? मंगल पांडे थे। ठीक है, प्रथम व्यक्ति थे जो 1857 के आग में कूद पड़े थे। और दोस्त, ये बताइए कि ये जो 1857 की क्रांति में आग भड़की थी वो कहाँ था? जगह का नाम है सद्दर बाजार। याद रखिएगा दोस्त, कौन सा? तो सद्दर बाजार। ठीक है, यहाँ से ये हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। 52 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस दिन किया था? तो महात्मा गांधी की जो हत्या है वो नाथूराम गोडसे के द्वारा किया गया था। तो 30 जनवरी, ध्यान दीजिएगा दोस्त, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। कब किया गया था? 1948 ईस्वी को। अभी आज़ादी का ज़्यादा दिन भी नहीं बीता था, गांधी जी की हत्या हो गई थी। ठीक है दोस्त, तो 30 जनवरी को एक दिवस भी मनाया जाता है इन्हीं के नाम पर। तो कौन सा दिवस है वो आप बताएंगे। चलिए दोस्त, इनके बारे में, इस क्वेश्चन से रिलेटेड और क्या कुछ हम जानने का प्रयास करते हैं, इसे जरा हम देखते हैं। देखिए दोस्त, गांधी जी का पूरा नाम क्या हो जाएगा? मोहन दास करमचंद गांधी। इनकी हत्या 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुई थी। कहाँ हुई थी? तो नई दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्त? तो नई दिल्ली में हुई थी। अब देखिए, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब आज़ादी का जश्न भारत में मनाया जा रहा था तो उस समय गांधी जी कहाँ थे? तो उस समय गांधी जी किसी की मामला को शांत कर रहे थे, यानी नई दिल्ली में उपस्थित नहीं थे। आगे बढ़ते हैं दोस्त। देखिएगा दोस्त, नई दिल्ली के शाम के टाइम था उस समय। ये बिड़ला भवन में, जो बात करें हम, बिड़ला भवन में इनकी हत्या हुई थी। किस भवन में हुआ था दोस्त? तो बिड़ला भवन में गोली मार करके इनकी हत्या किया था। किसने किया था? नाथूराम गोडसे ने। इसका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को होता है, ये तो आपको पता होगा। इससे पहले के वीडियो में मैंने बहुत कुछ बताया है, उसे आप देखेंगे तो जरूर आपको हेल्पफुल लगेगा। 53 नंबर क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन कहा गया, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो जाएगा दोस्त। तो 53 नंबर वैसे देख ही लेते हैं। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना किया गया? हाल ही में है, तो ये बहुत ही क्वेश्चन है, अच्छा है। तो नेपाल हो जाएगा इसका आंसर। नेपाल में इसकी हुआ था। ठीक है दोस्त, चलिए दोस्त, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 54 नंबर आपका क्वेश्चन में पूछा गया है, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो राज्यसभा बनने के लिए, देखिए, लोकसभा बनने के लिए उम्र सीमा कितनी होती है? तो लोकसभा के लिए 25 वर्ष होती है। ठीक है दोस्त, लोकसभा के लिए 25 वर्ष होती है। और राज्यसभा के लिए कितने वर्ष होती है दोस्त? तो
राज्यसभा बनने के लिए जो उम्र सीमा है 30 वर्ष है या फिर 35 वर्ष, ये बताइए। तो देखिए दोस्त, राज्यसभा से कोई भी चुनाव व्यक्ति लड़ता है ना, तो राज्यसभा चुनाव लड़ने के लिए किसी भी व्यक्ति का उम्र कम से कम 30 साल होना ही चाहिए। ठीक है दोस्त, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अब आप तो बता ही सकते हैं, तो 30 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन 2 नंबर। ठीक है, इसका ऑप्शन 2 नंबर जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, 30 वर्ष। अब देखिए दोस्त, इससे रिलेटेड और हम क्या कुछ जान सकते हैं। देखिए, राज्यसभा भारतीय लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है, यानी कि राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है। राज्यसभा के अभी जो बात करें कितनी है, सदस्यों की संख्या कितनी है, तो राज्यसभा की जो सदस्य हो सकती है वो 250 हो सकती है। ठीक है, 250। अब देखिए दोस्त, राज्यसभा के कार्यकाल कितना दिन का होता है, तो देखिए राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का तो होता है, लेकिन बात ये करें, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि 2 वर्ष, प्रत्येक 2 वर्ष पर देखिए, प्रत्येक 2 वर्ष पे 2/3 सदस्य जो होते हैं, 2/3 सदस्य क्या होते हैं, वो अपना पद को मतलब बदलते रहते हैं। ठीक है, राज्यसभा के। ठीक है, अब देखिए, चलिए दोस्त, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपका 54 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 55 नंबर पे आते हैं। देखिए दोस्त, 55 नंबर जो क्वेश्चन है आपका करेंट क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, इसमें पूछा गया है 2010 में आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ खेल की मेजबानी किसने की थी, तो इसे आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 56 नंबर, वर्ष 2008 में हुए ओलंपिक, ये भी करेंट अफेयर्स है। 57 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, श्वेत क्रांति का संबंध किस खेल से है, तो श्वेत क्रांति जैसे कि आप जानते हैं कि दूध उत्पादन से संबंधित है। अब देखिए, श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। किसे जाना जाता है, तो वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का वर्गीज कुरियन को इन्हें जनक कहा जाता है। वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। अब देखिए, थोड़ा सा और इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, श्वेत क्रांति के बारे में। तो देखिए, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो दूध उत्पादन, या फिर इसे और एक नाम से जाना जा सकता है, डेयरी उत्पादन। किस नाम से दोस्त, तो डेयरी उत्पादन के नाम से भी जाना जाता है, डेयरी उत्पादन। ठीक है, डेयरी उत्पादन के नाम से इसे जाना जाता है। और बताते हैं दोस्त, रुकिए, डेयरी उत्पादन के अंतर्गत क्या क्या आता है, जो पनीर हो गया, दूध से बने हुए प्रोडक्ट, ये सारे हो जाते हैं। ये इसे कृषि के श्रेणी में रखा जाता है, और ये इसके साथ साथ उद्योग के श्रेणी में भी इसे रखा जाता है। अब देखिए दोस्त, डेयरी उत्पादन में क्या होता है, पशुपालन से ये रिलेटेड है। इसमें ये सबसे लोकप्रिय उद्यमी हो जाएंगे। ठीक है, और दूध से संबंधित बहुत जो भी प्रोडक्ट बनते हैं इसमें बनाए जाते हैं। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि दूध उत्पादन डेयरी उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, डेयरी उत्पादन से संबंधित हो जाएंगे। चलिए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 58 नंबर में पूछा गया, सतलज, चिनाब और रावी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदियां हैं, तो सतलज, चिनाब और रावी जो है वह सिंधु की सहायक नदियां है। किसकी है, सिंधु की सहायक नदियां, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। देखिए दोस्त, सिंधु नदी पाकिस्तान की सबसे बड़ी नदी में से एक है, यानी पाकिस्तान की सबसे बड़ी नदी सिंधु नदी ही है। अब देखिए दोस्त, सिंधु नदी की लंबाई की अगर बात करें तो 2880 किलोमीटर ये लंबी है। कितना लंबी है दोस्त, 2880 किलोमीटर ये लंबी नदी है। अगर हम बात करें झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, सिंधु नदी जो है इसकी प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, यानी झेलम, कौन कौन सी नदी हो जाएगा दोस्त, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, सिंधु, ये इसकी सहायक नदियां हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा दोस्त। क्वेश्चन 59 नंबर में पूछा गया, WWE के भागीदार द ग्रेट खली का असली नाम क्या है, यानी यहाँ पे पूछा गया है द ग्रेट खली का असली नाम क्या है, तो इसका है दिलीप सिंह राणा। इनका असली नाम क्या हो जाएगा, दिलीप सिंह राणा हो जाएगा। अब देखिए दोस्त, इनके बारे में थोड़ा बहुत और कुछ जानने का हम प्रयास करते हैं। यह कई हॉलीवुड या फिर बॉलीवुड फिल्मों में ये कार्य कर चुके हैं। दिलीप सिंह राणा, अभी इनका जो जन्म हुआ था, जन्म कब हुआ था, 1972 ईस्वी में।
कब हुआ था दोस्त? 1972 ईस्वी में हुआ था। और 27 अगस्त 1972 आप ऐसे कह सकते हैं। और ये जो है राजपूत परिवार से जन्मे थे। इनका घर कहाँ था? तो एचपी यानी कि हिमाचल प्रदेश में। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका 60 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है पंडित रविशंकर का संबंध किस वादक से है? तो रविशंकर जो है वह सितार बजाते हैं। क्या बजाते हैं? तो सितार। ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्त इनसे रिलेटेड और थोड़ा सा हम जान जाते हैं। रविशंकर जो प्रसाद है, रविशंकर प्रसाद जो है संगीत वादक है, सितार वादक से संबंधित है। रविशंकर को कला के क्षेत्र में भारत सरकार के द्वारा 2009 ईस्वी में, ये ध्यान दीजिएगा, 2009 ईस्वी में एक पुरस्कार दिया गया था। वो पुरस्कार का नाम क्या था? पद्म भूषण। क्या नाम था? पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो ये इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला था रविशंकर को? तो वो 2009 में मिला था। ठीक है दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 61 नंबर। निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा जाता है? ध्यान दीजिए, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्त जयप्रकाश नारायण ने ही एक नारा दिया है संपूर्ण क्रांति। जयप्रकाश नारायण के ही वजह से, जयप्रकाश नारायण ने जब इंदिरा गांधी की सरकार चल रही थी तो उस समय जयप्रकाश नारायण ने ही कहा था तो ये सरकार को हटाओ, मतलब सरकार बदलो के रूप में भी जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति के रूप में जाने जाते हैं। अब देखिए थोड़ा सा और इनके बारे में बात कर लेते हैं। ये देखिए समाज सेवक के साथ साथ लोक नायक के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। 1999 ईस्वी में इन्हें मरणोपरांत, देखिएगा दोस्त, मरणोपरांत इन्हें क्या मिला था? भारत रत्न इन्हें सम्मानित किया गया। भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया था। तो कब किया गया था? 1999 ईस्वी में इनको भारत रत्न मिला था। यानी जयप्रकाश नारायण को कब मिला था भारत रत्न? तो 1999 ईस्वी में इन्हें ये पुरस्कार मिला था। अब चलिए दोस्त इन्हें एक उपाधि मिला था लोकनायक। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बुलंद दरवाजा। देखिएगा 62 नंबर क्वेश्चन है। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आपका 62 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो बुलंद दरवाजा जो है वो फतेहपुर सीकरी में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब देखिए दोस्त बुलंद दरवाजा को कब बनाया गया था और किसके द्वारा बनाया गया था? ये एक बात जान लीजिए। 1602 ईस्वी में अकबर के द्वारा इसे बनाया गया था। ये अकबर ने कब बनाया था? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा अकबर ने बनवाया था। कब बनाया था? 1602 ईस्वी में। और अकबर की मृत्यु कब हो जाती है? तो दोस्तों 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है। ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आपका 63 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया इसे देखते हैं। एक लंबे अंतराल के बाद भारत एवं बांग्लादेश के बीच में कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई थी? तो लंबे अंतराल के बाद में देखिए दोस्त 14 अप्रैल 2008 ईस्वी को आरंभ हुआ था एक ट्रेन, जिसका नाम क्या था दोस्त? तो ये जो था, देखिए इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, इस साइड में आते हैं। ऑप्शन में मैत्री एक्सप्रेस है। ठीक है, मैत्री एक्सप्रेस जो है 2008 में चलाई गई थी। 14 अप्रैल 2008 को चलाई गई थी। कब चलाई गई थी दोस्त? तो 14 अप्रैल 2008 को चलाई गई थी। इसकी क्षमता जो है 418 यात्रियों को ही ले जाने की है। यह एक सप्ताह में मात्र एक बार चलती है मैत्री एक्सप्रेस। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका 64 नंबर क्वेश्चन क्या है? थोड़ा फास्ट चलेंगे दोस्त, ज्यादा कंटेंट भी तो देना है। भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को कौन हटा सकता है? तो देखिएगा संसद हटा सकती है, लेकिन ऐसे नहीं हटाएगी। सबसे पहले तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगेगी। अनुच्छेद 61 के तहत आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर सबसे पहले महाभियोग की प्रक्रिया लगती है। किसी भी सदन में यह महाभियोग की प्रक्रिया लगाया जा सकता है, या फिर वो लोकसभा हो या फिर वो राज्यसभा हो, किसी भी सभा में यह प्रक्रिया लगाई जा सकती है। ठीक है, अब देखिए दोस्त राष्ट्रपति को हटाने का निर्णायक शक्ति किसके पास हो जाएगी? संसद के पास हो जाएगी।
यह पद तभी वो छोड़ते हैं जब 1/4 सदस्यों के समर्थन के द्वारा उन्हें यानी कहने का मतलब है दोस्त, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि वह तभी पद से हटेंगे जब उन्हें संसद में प्रस्तुत किसी ऐसे प्रस्ताव से हटाया जाए जिसे प्रस्तुत करते समय 1/4 सदस्य, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1/4 सदस्य के द्वारा क्या होता है, समर्थन मिले। अभी 1/4 सदस्य क्या हो, समर्थन करे कि हाँ राष्ट्रपति पर महाभियोग लगेगा, लेकिन उससे पहले इम्पोर्टेंट है कि 14 दिन पहले उनको तो सूचना देनी पड़ेगी, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और उसके बाद में किसी भी सदन से, मतलब कि 2/3 सदस्यों के द्वारा, यानी यहाँ पे देखिएगा 1/4 सदस्य हस्ताक्षर करेंगे। ये क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, इसलिए मैं इस पे जोर दे रहा हूँ। 1/4 सदस्य जो है अपना क्या करेंगे, साइन करेंगे, तब जाके वो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, किसी भी सभा में वो सबसे पहले क्या होगा कि वो मतलब उस पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया शुरू होगी 1/4 सदस्यों के द्वारा। लेकिन जब 2/3 सदस्य पूर्ण रूप से हस्ताक्षर कर देते हैं कि हाँ राज्यसभा को मतलब राष्ट्रपति को हटना है, तो फिर वो 2/3 सदस्यों के कहने पर राज्यसभा को, सॉरी यहाँ पे 2/3 होगा, 2/3 सदस्य के जब साइन कर देते हैं तो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देना होता है। अब दोस्त यहाँ पे एक बात इम्पोर्टेंट है कि जो राष्ट्रपति है वो त्याग पत्र किसको देते हैं, तो राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देंगे। किसे देंगे, उपराष्ट्रपति को दे देंगे और पद छोड़ देंगे। ठीक है दोस्त, चलिए दोस्त इसे हम एक बार रिकॉल करते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम बात करते हैं प्रेसिडेंट की। तो राष्ट्रपति को 61 आर्टिकल के तहत महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। दूसरी बात ये करें हम कि महाभियोग की प्रक्रिया जो है दोस्त, महाभियोग की प्रक्रिया है अनुच्छेद 61 में तो बताया गया है, लेकिन प्रेसिडेंट को 14 दिन पहले क्या होता है, सूचना देना जरूरी है कि हम आपके ऊपर महाभियोग जैसी प्रक्रिया लगा रहे हैं। अगली बात इसमें ये इम्पोर्टेंट हो जाती है कि किसी भी सभा में, या फिर लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, ठीक है, उसमें एक उसके सदस्यों का, जो भी सदस्य है उसका 1/4 सदस्य सबसे पहले उस प्रस्ताव को, महाभियोग लगाने की प्रस्ताव को 1/4 सदस्य जो लोग हैं अगर साइन कर देते हैं, अपना हस्ताक्षर कर देते हैं, तो प्रस्ताव आगे बढ़ता है। अब मेन बात यह है कि या तो वो लोकसभा हो या फिर वो राज्यसभा हो, अगर उसका 1/4 सदस्य तो साइन किए तो वो प्रस्ताव आगे बढ़ेगा। अगर 2/3 लोग जो है साइन कर देते हैं तो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देना पड़ता है। अब बात यह है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, तो उपराष्ट्रपति को देते हैं। चलिए दोस्त, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति हो जाता है ये पद पे बनते बनते। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश ने स्थापित किया था? तो भारत के साथ सबसे पहले दोस्त अगर हम बात करें, पुर्तगालियों के द्वारा व्यापार स्थापित किया गया था। तो अगर हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड और कुछ फैक्ट जानने का प्रयास करें तो देखिए दोस्त, 17 मई की बात है, 17 मई की दिन है 1498 ईस्वी को वास्को डिगामा के द्वारा, किसके द्वारा, वास्को डिगामा, ठीक है। अब वास्को डिगामा आते हैं भारत और यहीं समुद्री मार्ग की खोज करते हैं भारत और पुर्तगाल के बीच। ठीक है दोस्त, सबसे पहले अब इनके बारे में एक और बात जान लें कि जब वास्को डिगामा भारत आए थे तो वो कहाँ पे पहुंचे थे, केरल पहुंचे थे। एक व्यक्ति था, ठीक है, उस समय देखिएगा मोजिद, जिनका नाम था मोजिद। अब मोजिद ने इनकी क्या की थी, हेल्प की थी। मोजिद ने क्या की थी, ये
जो आने के लिए वास्को डी गामा थे, केरल आने के लिए हेल्प की थी कि चलिए हमारे देश में हमारे राजा से मिलिए और आप व्यापार कीजिए। ठीक है दोस्त। तो मुजीब नामक एक जो व्यक्ति था वो वास्को डी गामा का हेल्प किया था। अब देखिए दोस्त, उस समय जो केरल की अगर हम बात करें तो जो राजा हुआ करते थे उसमें राजा के पद को क्या कहा जाता था, एक बहुत ही सम्मानजनक बात था जिसे जमोरिन के नाम से जाना जाता था। तो यानी कि जो राजा होते थे उनके पद को उस समय जमोरिन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जमोरिन कहा जाता था। उस समय राजा को, कहाँ के राजा को? तो केरल के राजा को जमोरिन कहा जाता था। ठीक है दोस्त, तो मिले थे। अब देखिए, केरल के राजा जमोरिन ने उनका भव्य स्वागत किया था और 1502 ईस्वी में, अब इसके बाद पहली बार तो 1498 में आ गए थे, 1498 में आए थे। दूसरी बार फिर वो 1502 ईस्वी में भारत आते हैं और फिर वो क्या करते हैं, वापस चले जाते हैं। और 1503 ईस्वी की बात करें हम दोस्त, 1503 ईस्वी में कोचीन नामक स्थान पे, कोच्चि, अब देखिएगा कोचीन, ठीक है, कोचीन नामक स्थान पर इन्होंने अपना पहली फैक्ट्री स्थापित भी करा था। अब देखिए दोस्त, इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ और फैक्ट हम जानने का प्रयास करते हैं कि भारत आने वाले विदेशी व्यापारियों का क्रम क्या है दोस्त? व्यापारियों का क्रम, व्यापारियों का क्रम, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले कौन आए थे? तो पुर्तगाली आए थे। कौन आए थे दोस्त? तो पुर्तगाली आए थे। अब पुर्तगाली के बाद में भारत कौन आए थे दोस्त? तो पुर्तगाली के बाद जो है भारत में डच आए। कौन आए? डच, जिसे डेनिस, सॉरी डच आए, डच। और डच के बाद में भारत कौन आए दोस्त? तो डच के बाद में डेनिस आते हैं। डेनिस के बाद में कौन आते हैं दोस्त भारत में? तो डेनिस के बाद में अगर हम बात करें, फ्रांसिस आते हैं। कौन आते हैं दोस्त? फ्रांसिस आते हैं। और फ्रांसिस के बाद में कौन आए हैं? तो देखिए, अंग्रेज कब आए हैं? तो देखिए दोस्त, डच, डच जो है, डच के बाद पहले अंग्रेज आते हैं। यहाँ पे इंग्लिश मैन हो जाएगा, अंग्रेज आते हैं। यानी इसे ऐसे हम समझेंगे कि सबसे पहले पुर्तगाली आए, पुर्तगाली के बाद में डच आए, और डच के बाद में अंग्रेज आए, इंग्लिश मैन, और इंग्लिश मैन के बाद में कौन आए दोस्त? डेनिस आए, डेनिस, और डेनिस के बाद में फ्रांसिस आए। ठीक है, इसे ऐसे याद करेंगे, रिकॉल कर लेंगे। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए, डच आए, फिर अंग्रेज आए, डेनिस आए, फ्रांसीसी आए। सबसे लास्ट में कौन आते हैं? फ्रांसिस। सबसे पहले कौन जाते हैं? तो फ्रांसिस। ठीक है दोस्त, और पुर्तगाली सबसे पहले आते हैं और सबसे लास्ट जाते हैं। पुर्तगाली जो है, जो गोवा को 1510 से, सॉरी, गोवा को, हाँ, 1510 में जीता था ना, तो 1510 में गोवा को लिया था, जो कि सबसे लास्ट में गोवा को छोड़ा, पुडुचेरी को। ठीक है दोस्त, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े। 66 नंबर आपका क्वेश्चन में कहा गया है, विलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? तो विलिंगटन कप का जो है हॉकी से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या हम बताएं और कुछ? पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह का है कौन है? तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक ग्रह, उपग्रह की बात कर रहा है, तो ये चंद्रमा हो जाएगा। ग्रह किसे कहते हैं दोस्त? तो ग्रह किसे कहते हैं? क्या आप इसे जानना चाहेंगे, देखना चाहेंगे? तो चलिए मैं आपको एक 3D इमेज के जरिए आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। चलिए दोस्त, हम आपको ग्रह में ला दिए हैं। अब ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये जो है ये सन हो गया है, ये सन महाराज है। अब देखिए, थोड़ा सा इनको हम कवर करने का प्रयास करेंगे। ये देखिए, अब आपको दिखाते हैं, ये 3D इमेज के जरिए आपको दिखा रहे हैं दोस्त, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे ये सन होगा, ये बुध ग्रह होंगे, ये वेनस होगा, ये अर्थ होगा। और अर्थ, ये देखिएगा ध्यान से, यही तो है ये चंद्रमा। ये जो देख रहे हैं ये मून है, जो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। ठीक है, इसे स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा आप भी तो जाने। एक मिनट मेरे दोस्त,
चलो भाई स्टार्ट हो जाओ यार। देखिए कैसे चक्कर लगाते हैं, इसे ध्यान से देखिएगा। इसमें ये क्षुद्र ग्रह कहाँ पे है आप बता सकते हैं। मंगल, देखिएगा मंगल और बृहस्पति के बीच में है क्षुद्र ग्रह, ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा। और आपको जूमिंग करके दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए सैटर्न, यहाँ पे ये शनि ग्रह हो गए, ये जुपिटर हो गए, ये यहाँ पे ये देखिए एक क्षुद्र ग्रह है यहाँ पे भी, और ये मंगल हो जाएगा, ठीक है। और ये थोड़ा सा हम जूमिंग करते हैं, अर्थ, अर्थ के पास आते हैं, तीसरा ग्रह है अर्थ जो है, पृथ्वी से कौन से ग्रह है तो तीसरा ग्रह है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ठीक है। अब देखिए दोस्त, ये यहाँ पे सबसे लास्ट में कौन सा ग्रह है दोस्त, तो सबसे लास्ट में हो जाएगा ये देखिए प्लूटो, ये कैसे जा रहा है प्लूटो। अब देखिए आपको और दिखाने का प्रयास करते हैं जूमिंग करके, लीजिए ये यहाँ पे और भी होंगे, ये हो गया आपका, ठीक है। अब आप सौर मंडल में प्रवेश करेंगे। देखिए जितना जूमिंग करेंगे, जितना जूमिंग करेंगे वैसे ये दिखाता जाएगा। ये अपना सौर मंडल हो गया, देख लीजिए आप दोस्त, ये ऐसे ही ना सौर मंडल है अपना, ठीक है। देखिए ये एकदम है। अब इसे हम क्या करते हैं, इसे जूमिंग करके लाते हैं। देखिए दोस्त अब आ रहे हैं अपने सौर मंडल में, ये लीजिए सौर मंडल आ गया अपना, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा था, हम ये पढ़ने की कोशिश कर रहे थे कि पृथ्वी का बहुत स्पीड से घूमता है। इसे थोड़ा स्लो करते हैं। तो पृथ्वी, ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये अपना पृथ्वी है। अब देखिए ऐसे जा रहा है, तो इसके चंद्रमा एकमात्र उपग्रह है। ये छोटा वाला जो दिख रहा है ना, ये चंद्रमा है, ये चंद्रमा है, ठीक है। चलिए दोस्त अब अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसके बारे में देखिए दोस्त, इसके बारे में और हम बात करें तो चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह हो जाएगा। यह सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, यानी पृथ्वी का कौन सा स्थान हो जाएगा, 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, 5वां बड़ा ग्रह हो जाएगा पृथ्वी, ठीक है दोस्त। विशाल प्राकृतिक उपग्रह भी है। प्रकृति के मध्य में चंद्रमा के मध्य तक की दूरी कितनी है, ये जो हो जाएगा 3,84,403 किलोमीटर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। जातक जो एक पवित्र ग्रंथ है, यह जातक पवित्र ग्रंथ है तो किसका है दोस्त, जातक जो है पवित्र ग्रंथ है, ये बौद्धों का हो जाएगा। देखिए बौद्धों का 3 ग्रंथ है, एक वो जातक है, एक जातक है, और त्रिपिटक के अंतर्गत आते हैं एक सुत पिटक, विनय पिटक और अबधाम पिटक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम बात करें तो जातक या फिर जातक कथा बौद्ध ग्रंथ के त्रिपिटक के अंतर्गत ये सुत पिटक में रखा गया है इसे, ठीक है। और ये 10वें भाग में है। इन कथाओं का महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की ज्ञान की प्राप्ति होती है, यानी महात्मा गांधी के पहले जन्म के पहले मतलब क्या कुछ हुआ था, जन्मों की कथाएं मिलती है, ठीक है, कि जन्म उसका कैसे हुआ, बुद्ध जी का जन्म कैसे हुआ था। कल के वीडियो में मैंने बताया था गौतम बुद्ध के बारे में, बहुत सारे क्वेश्चनों के बारे में, उसे आप देख ही लेंगे, ठीक है दोस्त। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइएगा ना तो उसमें लिंक भी मैं दे ही दूंगा, आप देख ही लीजिएगा। चलिए दोस्त हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो 69 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है। तो स्वेज नौ परिवहन जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। दोस्त इसकी अगर हम बात करें तो देखिएगा दोस्त, स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है, और ये जो है 1859 ईस्वी में फ्रांसीसी इंजीनियर, देखिएगा दोस्त कब, 1859 ईस्वी में फ्रांसीसी इंजीनियर था जिसका नाम था फार्डिनेंड की देखरेख में स्वेज नहर का निर्माण किया गया था। ये देखिएगा दोस्त इसका नाम क्या था, थोड़ा सा अजीब नाम है, फार्डिनेंड।
इन्हीं की देखरेख में इसे बनाया गया था। कब बनाया गया था? तो 1859 ईस्वी में। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट चलते हैं। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। भगवान बुद्ध ने, देखिए दोस्त फिर क्वेश्चन पूछा है, भगवान बुद्ध ने अपना पहले धर्मोपदेश दिए थे तो कहाँ पे दिए थे? तो भगवान बुद्ध ने जो अपना पहला धर्मोपदेश है वो सारनाथ में दिए थे। अगर इनसे रिलेटेड कुछ और फैक्ट की बात करें तो देखिएगा, सारनाथ वाराणसी से, जो वाराणसी है ना, उसके 10 किलोमीटर पूर्वोत्तर, कहाँ पे दोस्त? तो पूर्वोत्तर में स्थित है। ठीक है, अब देखिए, ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यही दिया था, यानी सारनाथ में ही अपना गौतम बुद्ध पहला उपदेश दिया था, जिसे क्या कहा गया था दोस्त? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। क्या कहा गया था? इतिहास में इसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया था, इसे ध्यान रखेंगे आप। और जब गृह त्याग किए थे तो उससे क्या कहा गया था? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, और जब मृत्यु हुआ था उसे क्या कहते हैं? ठीक है, जब घर छोड़े थे तो जो पद चिन्ह था उसे क्या कहा गया है? ये सब आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है दोस्त, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 71 नंबर, अनुच्छेद, देखिएगा दोस्त, अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से है? तो किस राज्य से हो जाएगा 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर? जम्मू कश्मीर से। तो 370 को 19 अक्टूबर 2019 ईस्वी को खत्म किया गया। कब? तो देखिएगा 19 अक्टूबर 2019 को ये 370 को समाप्त किया गया था। और इससे रिलेटेड और फैक्ट की बात करें तो भारत में 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश बनाए गए थे। अब बात करें जम्मू कश्मीर को तोड़ करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। इससे इतना आपको देखने को मिला। 72 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। रजनामा फारसी में अनुवाद था, यानी रजनामा जो है किसका फारसी में अनुवाद हुआ था? तो रजनामा की हम बात करें तो ये महाभारत का है। महाभारत के लेखक कौन है? तो महर्षि वेद व्यास हो जाएंगे। ठीक है, महर्षि वेद व्यास जो है लिखा था, और किस भाषा में लिखा था? तो संस्कृत भाषा में। ठीक है, अब देखिए दोस्त, मुगल बादशाह अकबर के समय, अगर हम बात करें मुगल बादशाह अकबर के समय 1580 ईस्वी में, देखिए 1580 ईस्वी संस्कृत के क्लासिक महाभारत का फारसी में अनुवाद कराया गया था। इन्होंने ही, अकबर ने ही इसे क्या कराया था? फारसी में अनुवाद कराया था। ठीक है, इस अनुवाद का नाम फारसी में क्लासिक शाहनामा की तर्ज पर रजनामा रखा गया। क्या नाम रखा गया? फारसी के तर्ज पर रजनामा रखा गया था। ये अकबर के शासनकाल में 1580 ईस्वी में हुआ था। आशा है कि ये आप रजनामा के बारे में जान गए हैं। देखिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए महाभारत जो है ना, तो इसे जय संहिता भी बोला गया है। अब देखिए 73 नंबर प्रश्न में कहा गया है, वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार राजाभिषेक हुआ है। तो वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार राजाभिषेक हुआ है वह औरंगजेब है। इसका 2 बार राजाभिषेक हुआ है। देखिए एक बार इनका जो है 1658 ईस्वी में, और ये 1707 तक रहे थे। और फिर उसके बाद में दूसरी बार जो हुआ था 1658 ईस्वी में हुआ था, जो कि 1659 ईस्वी तक रहा था। तो इस समय यानी 1658 में इसने 2 बार कराया था राजाभिषेक। ठीक है, अब चलिए दोस्त 1618 में उज्जैन के निकट मुमताज बेगम से इनका जन्म हुआ था, मुगल सम्राट औरंगजेब का। एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? ये जो है औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? तो औरंगाबाद में स्थित है। कहाँ है दोस्त? तो औरंगाबाद में स्थित है।
औरंगाबाद जो है ये कहाँ पड़ता है दोस्त? तो महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। चलिए दोस्त 74 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? तो दोस्त बात करें हम अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जो है, इसका ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन पे आते हैं। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान 1632 ईस्वी में फर्रुखसियर के द्वारा दिया गया था। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं। 1632 ईस्वी में अंग्रेजों को गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को सुनहरा फरमान दिया था। ठीक है, अब देखिए गोलकुंडा के सुल्तान था, कौन था? इसके द्वारा ये फरमान इनको दिया गया था। इस फरमान की बातें क्या है? इस फरमान की बातें है कि कंपनी को अधिकार मिल गया कि वो 500 पैगोडा यानी 500 पैगोडा 500 पैगोडा दे करके, वार्षिक कर दे करके और गोलकुंडा के बंदरगाहों पर स्वतंत्रता पूर्वक वो व्यापार कर सकते हैं। तो ये फरमान कब जारी किया गया था? 1632 में। दोस्त आज का 75 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो अभी ही बताया है 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर क्या किया था? अपना अधिकार किया था। कब किया था दोस्त? तो 1510 ईस्वी में किया था। अब देखिएगा दोस्त, इस समय पुर्तगालियों का गवर्नर कौन हुआ करता था? तो अल्बुकर्क हुआ करता था, जिसको वास्तविक संस्थापक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्त? अब गवर्नर की बात थोड़ा सा हम लिख देते हैं। अल्बुकर्क, क्या था? अल्बुकर्क, ये उस समय गवर्नर हुआ करता था। इसे क्या कहा गया है दोस्त? वास्तविक संस्थापक कहा गया है। क्या कहा गया है? वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक इसे बोला गया है। देखिए दोस्त, 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीना था। वहां पे मिस्टेक हो गया था, फर्रुखसियर फरमान। यहाँ पे देखिएगा 1510 ईस्वी की बात है। बीजापुर के सुल्तान उस समय कौन हुआ करते थे? यूसुफ। ठीक है, यूसुफ आदिल शाह। कौन था दोस्त? यूसुफ आदिल शाह। अब इससे ही गोवा को उसने छीना था। इसने भारत पे अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए निम्न वर्षीय पुर्तगालियों को स्थानीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रेरित किया था। ये अल्बुकर्क जो थे ना, वो कहते थे कि अपनी यहाँ पे वर्चस्व स्थापित अगर करना है तो यहाँ के महिलाओं से शादी ब्याह करो और यहाँ के लोगों की संपत्ति हड़प लो। तो ये रहा क्वेश्चन दोस्त आपका 51 से 75 तक। 51 से 75 तक मैंने पूर्णतः ऑथेंटिक क्वेश्चन कराया है। दोस्त आशा करते हैं कि यह वीडियो जरूर ही हेल्पफुल लगा होगा। दोस्तों अपना एक सपोर्ट हमें जरूर दें। और कल हम घुसेंगे सामान्य विज्ञान में, और सामान्य विज्ञान के 25 क्वेश्चन जो हैं ये करा देंगे। और एक आपका 2008 का पूछा हुआ एसआई के पेपर में 23/4/2008 में वो समाप्त हो जाएगा। और इसके बाद में 2012 के जो पेपर हुए हैं उसको हम कराएंगे। ठीक है दोस्त, तो चलिए हम फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, मतलब अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।